जय हिंद प्यारे मित्रों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड लाइव पाठशाला में। आज हम हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य के यूनिट 9 को कम्प्लीटली कवर करेंगे। जितने भी निबंध हैं उनको कवर करेंगे, साथ ही उन्हें ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये वीडियो सुनने के बाद एक ही बार में याद हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे। और साथ ही साथ कुछ PYQ जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैं बताऊँगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमें कुल 10 निबंधकारों को पढ़ना है। कुल 10 निबंधकारों को पढ़ना है। आइए इनको पढ़ते हैं। पहले इनके एक बार में इनके जन्म वर्ष याद कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताते हैं कि उनको क्रोनोलॉजी में पूछा गया है कि किनका जन्म पहले हुआ, किनका जन्म बाद हुआ। तो पहले आइए ये देख लेते हैं। पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहले निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 में हुआ था। दूसरे निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म 1856 में हुआ था। तीसरे निबंधकार है बालू मुकुंद गुप्त। इनका जन्म 1865 में हुआ था। तो एक याद कर लो, 1856 में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था। 56 का उल्टा 65, तो बाल मुकुंद गुप्त। और अध्यापक पूर्ण सिंह। पूर्ण कंप्लीट यानी एक तो 81 लास्ट में, तो इनका जन्म 81 में हुआ था। अगला है रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म 1884 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 में हुआ था। विवेकी राय का जन्म 1924 में हुआ था। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1924 में हुआ था। अब विवेकी राय याद करने की ट्रिक क्या है? आप अपना विवेक 24 घंटे रखिए, 24 घंटे अपना दिमाग चलाइए। नहीं कि लोग कहते हैं कि 24 घंटे दिमाग मत चलाओ, तो 24 घंटे दिमाग चलाना चाहिए ताकि दिमाग के सोचने की थिंकिंग ब्रॉड हो। तो 24 घंटे यानी विवेक से काम लो। तो 24 घंटे विवेक से काम लो, तो 24 से 24 याद आएगा, विवेक से याद आएगा। और कहते हैं आदमी, अब इस समय कहते हैं कि जो ऑयल क्राइसिस का समय चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस का समय चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर से पढ़िए, तो 24 घंटे घर में रहिए। तो 24 घंटे से याद करिए, 24 में निवास में रहिए, अपने निवास में रहिए। तो निवास में रहिए। और ठीक है, विद्या पढ़ने, आपको विद्या अर्जित करने के लिए 24 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ट्रिक कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला है नामवर सिंह का 26 में इनका जन्म होता है। तो कैसे याद करने के? नाम लास्ट में लिखा नाम आदमी छवि के लिए अपना नाम कबाता है, तो 26 और नामवर सिंह। कुबेरनाथ राय 35 में, यानी कुबेर में पैसा, कुबेरनाथ में पैसा। तो पैसा कब होगा? जब आपका काम 35 होगा। नहीं बोलते हैं हमारे कानपुर में काम 35 हो गया, यानी काम 35 यानी काम कंप्लीट हो गया, 35 हो गया। तो 35 हो गया तो आपको पैसा मिलेगा, तो कुबेरनाथ। और ऊपर भी देख लीजिए एक दो ऊपर, जैसे प्रताप नारायण मिश्र 56 यानी 56 इंच का सीना किसका होगा? जो बहुत प्रतापी होगा उसका 56 इंच का सीना होगा। आप कहीं और मत लेना। तो कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में, प्रताप नारायण मिश्र 1856 में, बाल मुकुंद गुप्त 1865 में, अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 में, रामचंद्र शुक्ल 1884 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में। ऐसे इसका ट्रिक याद कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी 7 यानी 7 दो तो 1000 लोग कहें कुछ भी बुराई करें, अगर आपको 7 देना है तो 7 दीजिए आप। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 7 में। विवेकी राय 1924 में, 24 घंटे दिमाग लगाइए, विवेक लगाइए। निवास 24 घंटे घर में रहिए। विद्यानिवास मिश्र 24 में। नामवर सिंह 26 छवि। कुबेरनाथ राय 35, काम 35 हो गया तो 35 कुबेर। ऐसे याद करते हैं। अब इनके निबंध को देखते हैं। आइए देखते हैं निबंध। यूनिट 9 निबंध। पहला निबंध कौन सा है? दिल्ली दरबार दर्पण। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1877 में हुआ था। किसने किया था? हरिश्चंद्र किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इंपॉर्टेंट बात ये है, नोट कीजिए आप, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा नाम से, ये पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा नाम से कविता लिखते थे। और ये भी पूछा गया कि अब्र नाम से कौन लिखता था? अब्र नाम से लिखते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो अब्र नाम से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन लिखते थे, और रसा नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते थे। तो दिल्ली दरबार दर्पण का प्रकाशन कब? 1877 में होता। किसने किया? किसका निबंध है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसकी पृष्ठभूमि समझिए। पृष्ठभूमि समझने से आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। जैसे 1876 में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अप्रैल 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया था। तो उसी पृष्ठभूमि में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और इसीलिए उन्होंने लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक का नाम लिया दिल्ली दरबार दर्पण। इसमें क्या समाचार शैली में इंपॉर्टेंट है, इसमें समाचार शैली में लेखन किया गया है। और इसमें भारतेंदु की राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति दोनों नजर आती है। राष्ट्रभक्ति यानी देश के प्रति भक्ति, और राजभक्ति यानी संस्था के प्रति या शासक के प्रति भक्ति नजर आती है। भारतेंदु के अन्य भी निबंध है जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे गीत गोविंद, ये भी इनका महत्वपूर्ण है। वर्षा विनोद हुआ, गीत गोविंद वर्षा विनोद, ये किसकी रचना है? ये भी
भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और प्रातः समीरण ये पूछा गया है कि प्रातः समीरण में बंगला के जो प्यार छंद है, आपने पढ़ा होगा बंगला का प्यार छंद, तो ऐसे पूछते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस रचना में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया, तो प्रातः समीरण में। अब अगला निबंध देखते हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। अगला निबंध, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये 1884 में प्रकाशन हुआ था। इसके भी लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1884 में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट ये है, ये किस में प्रकाशित हुआ, हरिश्चंद्र पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। इंपॉर्टेंट ये बात है। और अगला, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसको कब लिखा गया था, तो इसको 1884 में बताया गया था। तो 1884 में बलिया में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था। तो उसमें भाषण देने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस निबंध को लिखा था। तो बलिया में दादरी मेला, ये पूछा गया कि किस मेले के दौरान, तो दादरी मेले के दौरान। आगे से पूछते दादरी मेला कहाँ लगता है, बलिया में। बलिया के दादरी मेले के दौरान जो हितकारिणी सभा, देश हितकारिणी सभा में जो भाषण दिया था, उसी में इसका रचना हुई थी, इसी की पृष्ठभूमि में इसकी रचना हुई थी। इसमें क्या बताया गया था, इसमें बलिया के जो कलेक्टर कौन थे, ये पूछा गया। बलिया के कलेक्टर, ये पूछा जा सकता है, बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट को अकबर के समान बताया गया है, और उसके सहयोगियों को टोडरमल हुआ, अबुल फजल हुआ, इनके समान बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो भारतवर्ष की उन्नति को मूल इन्होंने किसको माना, धर्म को माना है, धर्म को माना। ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप। इन्होंने भारतवर्ष की उन्नति को, ऐसे पूछते कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध में किसको भारत की उन्नति का मूल माना है, तो धर्म को माना है। क्योंकि धर्म जो बुराइयां हैं उससे हम हटा करके ही अपने देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। और भारत की दुर्दशा के कारण क्या बताया, आलस बताया है। भारत की दुर्दशा का कारण आलस बताया है, उन्नति का मूल कारण धर्म बताया है। उन्नति के लिए धर्म और दुर्गति का कारण आलस। और इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मलुकदास के दोहे का उल्लेख किया। तो ऐसे पूछते हैं कि किस निबंध में या किस रचना में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मलुकदास के दोहे का उल्लेख किया गया है। मतलब दोहे का नाम क्या है, दोहे पूछ सकता है। दोहा कौन सा है, अजगर करें चाकरी, पंछी करें काम, 10 मलुका कहे गए सबके दाता राम। आपने पढ़ा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी बताया कि भारत की दुर्गति कारण आलस है, तो इसीलिए उसी संदर्भ में इस दोहे का उल्लेख किया गया है कि अजगर करें चाकरी, पंछी करें काम, 10 मलुका कहे गए सबके दाता राम। और इस निबंध में मीर हसन की मसनवी और इंद्र सभा का भी उल्लेख किया गया। तो ऐसे पूछे कि भारतेंदु के किस निबंध में मीर हसन की मसनवी और इंद्र सभा का उल्लेख किया गया है, तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें किया गया है। और किस उपलक्ष्य में किया गया है, तो इसमें ये बताया गया कि मीर हसन की मसनवी और इंद्र सभा जो है, ये ही भारत में जो युवा हैं उनको बिगाड़ने का मूल कारण है। अगला निबंध, शिव शंभू के चिट्ठे। लेखक कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। और रचना कभी, तो 1905 में। 1905 में, अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो 1905 का काल किसका था, कर्जन का काल था। तो उसी पर रिलेटेड है, कर्जन पर। इसका प्रकाशन काल क्या रहा है, 1904 से 1907 रहा है। और किस में प्रकाशित हुआ था, इनका ये निबंध भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। और कुल कितने चिट्ठे लिखे थे इन्होंने, ये पूछा जा सकता है। कुल कितने चिट्ठे लिखे थे, 14 चिट्ठे लिखे थे, जिसमें से 8 इन्होंने कर्जन के नाम लिखे थे, कर्जन के लिए लिखे थे। 8 कर्जन के लिए लिखे थे, टोटल 14 चिट्ठे लिखे थे। इसका प्रकाशन भारत मित्र पत्र प्रकाशन में हुआ था। और प्रकाशन काल है 1904 से 1907। भारत मित्र में क्यों लिखे, क्योंकि उस समय भारत मित्र के संपादक स्वयं बाल मुकुंद गुप्त ही थे। यह चिट्ठे कर्जन की नीतियों का विरोध करने के लिए व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए थे। तो व्यंग्य शैली में लिखे गए थे। पूछते किस शैली में, तो व्यंग्य शैली में लिखे गए थे। व्यंग्य शैली या प्रतीकात्मक शैली, चूंकि व्यंग्य हमेशा प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है, इस कारण से व्यंग्य शैली लिखे आया या प्रतीकात्मक शैली लिखे आया। तो लिख देना, ब्रिटिश शासन की आलोचना की गई थी। और पूछते कि इस चिट्ठे की शुरुआत किससे हुई थी, तो स्वप्न से हुई थी। इस चिट्ठी की शुरुआत स्वप्न से हुई थी। और इस चिट्ठे में एक काल्पनिक पात्र स्वयं शिव शंभू शर्मा नाम से लिया गया था, काल्पनिक चित्र था। और यहाँ यह बात याद रखने योग्य है कि जो 8 चिट्ठे जो कर्जन के लिए लिखे गए थे, तो उसको क्रम से भी पूछा जाता है कि पहला चिट्ठा कौन सा है, दूसरा चिट्ठा कौन सा। टोटल 14 लिखे हैं, लेकिन हमें 14 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना 8 चिट्ठे इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए।
ये मैंने लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिए। 8 चिट्ठे कौन से हैं? पहला चिट्ठा है बनाम करजन का। पहला चिट्ठे का नाम क्या है? बनाम करजन। दूसरे चिट्ठे में है श्रीमान का स्वागत। चिट्ठे का नाम है, तो पहले चिट्ठे का नाम है बनाम करजन, दूसरे चिट्ठे का नाम है श्रीमान का स्वागत, तीसरे चिट्ठे का नाम है वायसराय का कर्तव्य यानी वायसराय का कर्तव्य, चौथे चिट्ठे का नाम है पीछे मत फेंको, पीछे मत फेंको चौथे चिट्ठे का नाम है, पांचवें चिट्ठे का नाम है आशा का अंत, और छठे चिट्ठे का नाम है एक दुराशा, और सातवें चिट्ठे का नाम है विदाई संभाषण, और आठवें चिट्ठे का नाम है बंग विच्छेद। और टोटल कितने चिट्ठे लिखे थे? टोटल लिखे थे 14 चिट्ठे। ये 8 चिट्ठे करजन के लिए लिखे गए थे। और इसके बाद भी पूछते हैं बंग विच्छेद के बाद मिंटो का स्वागत, और सबसे अंतिम चिट्ठे का नाम है सैयद अहमद का खत। ये पूछा गया है कि सबसे अंतिम चिट्ठा कौन सा है? सैयद अहमद का खत, और सबसे पहला चिट्ठा करजन का स्वागत बनाम करजन। तो इसे याद करने के लिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। हम सिर्फ कीवर्ड से याद करेंगे। करजन स्वागत कर्तव्य, करजन स्वागत कर्तव्य, पीछे करजन स्वागत कर्तव्य, फेंको आशा दुराशा विच्छेद, आशा दुराशा विदाई विच्छेद, आशा दुराशा विदाई विच्छेद। आप फिर से रिपीट कीजिए, सुनिए आप। करजन स्वागत कर्तव्य, करजन स्वागत कर्तव्य, फेंकिए आशा दुराशा विदाई विच्छेद, विदाई विच्छेद, विदाई विच्छेद, आशा दुराशा विदाई विच्छेद। लास्ट याद की 5 6 7 8 आशा दुराशा विदाई विच्छेद, आशा दुराशा विदाई विच्छेद, आशा दुराशा। ऐसे आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको टर्म याद होना चाहिए, की टर्म। आशा दुराशा विदाई विच्छेद, आशा दुराशा विदाई विच्छेद, आशा दुराशा विदाई विच्छेद। और पहले जो 1 से 4 तक है, करजन स्वागत कर्तव्य फेंकिए, करजन स्वागत कर्तव्य फेंकिए, करजन स्वागत कर्तव्य फेंकिए। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बनाम करजन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, और बंग विच्छेद। तो कुछ इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। मैंने कोशिश की याद कराने की, आप लिख के भी याद कर सकते हैं। आइए पहले इनके बारे में तो दो बातें सुन लेते हैं कि पहला जो चिट्ठा है बनाम करजन का, उसमें एक सपने बुलबुले यानी एक सपने से शुरुआत होती है, सपने से शुरुआत होती है। और इसमें जो करजन का 5 वर्ष का कार्यकाल है उसमें सिर्फ 2 ही काम गिनाए गए हैं। पहला काम कौन सा है? विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण, दूसरा दिल्ली दरबार। और अभी मैंने आपको बताया दिल्ली दरबार दर्पण, इसका का नाम जो निबंध है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1870 में हुआ था। किसने लिखा था? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। दूसरे चिट्ठे में श्रीमान का स्वागत, तो इसमें जो सेकेंड बार दोबारा से करजन वायसराय बन के आए थे उसमें उसका उल्लेख किया गया है, 2 वर्ष के लिए जो वर्ष बन के आए थे। तीसरे में वायसराय का कर्तव्य बताया गया कि 1858 में महारानी घोषणा का जिक्र किया गया है इसमें। और चौथे में पीछे मत फेंकियो, इसमें करजन और कार्नवालिस की नीतियों की तुलना की गई है और रावण का स्मरण किया गया है, रावण का स्मरण किया गया है। पाँचवें में जो आशा का अंत है, इसमें भारत की जलवायु, नमक इत्यादि का वर्णन किया गया है। और छठा दुराशा, दुराशा में क्या? जनता की दूरी, वही प्रशासन की जनता से दूरी। और इसमें कृष्ण की ग्वाल के साथ जो होली खेलने का प्रसंग दिखाया गया कि कृष्ण जहाँ एक प्रकार से कृष्ण ग्वालों से मिलकर रहते थे, वहीं जनता की शासन से दूरी वर्तमान में इसकी तुलना की गई है। और सातवां चिट्ठा है विदाई संभाषण, इसमें लॉर्ड किचनर से जो उनका विरोध हो गया था करजन का, तो उसमें त्यागपत्र दिया, इसका उल्लेख है। साथ ही साथ नर सुल्तान का जो कथा है एक, उसका उल्लेख किया गया है। और बंग विच्छेद आप सबको मालूम है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, बंगाल विभाजन, इसका उल्लेख है। हाँ, इसकी तुलना, ये बात याद रखना है, इसकी बंग विच्छेद की तुलना जो तुगलक की, जो आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो तुगलक में जो राजधानी परिवर्तित की थी, देवगिरी से दौलताबाद की थी, तो उसका उल्लेख, इसकी तुलना की गई है। तो कुछ इस प्रकार ये रहा है। अब आगे देखते हैं। अगला है कविता क्या है। इस निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है? आचार्य शुक्ल हैं। 1909 में इसका प्रकाशन हुआ था। और किस में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये किस में संकलित है, किस संग्रह में किस संकलित है? तो ये पूछा जाता है चिंतामणि भाग 1। अब भाग 1 मतलब कुल टोटल चिंतामणि के 4 भाग हैं। इसमें से भाग 1 में कविता क्या है, निबंध का उल्लेख किया गया है। यह एक विचार प्रधान निबंध है। इस निबंध में टोटल 14 निबंध का उल्लेख किया गया है। टोटल 14 निबंध, जो कविता क्या निबंध है, इसमें टोटल 14 भाग हैं। इस निबंध में 14 प्रकरण है, इसमें टोटल 14 प्रकरण दिए गए हैं, शीर्षक दिए गए हैं, शीर्षक 14 शीर्षक हैं। और हाँ, ये बात नोट कीजिए आप, जो चिंतामणि के जो भाग 1 है, मैंने बताया कि टोटल इसके 4 भाग हुए हैं। तो चिंतामणि के 1 2 3 4 जो 4 भाग हुए हैं, इनका प्रकाशन भी अलग अलग हुआ था। जैसे प्रकाश संपादक भी अलग रहा है। पहले का प्रकाशन रहा 1939 में रहा है, और दूसरे का रहा है 1945 में, और तीसरे का रहा है 83 में। याद करें, तीसरे तासे 83, और चौथे का रहा है 2002 में इसका संपादन हुआ है। तो पहले का जो कि
आचार्य शुक्ल की कविता 1909 में प्रकाशन हुआ था, तो इसी में ही प्रकाशन हुआ था। यह कंप्लीट 1939 में प्रकाशन हुआ था, मतलब कि कंप्लीट हुआ था। दूसरा 1945 में, तीसरा 83 में, चौथा 2002 में। तो पहले का प्रकाशन तो स्वयं शुक्ल जी ने किया था, स्वयं शुक्ल जी ने किया था पहले का प्रकाशन। दूसरे का प्रकाशन किया था विश्वनाथ प्रसाद ने, और तीसरे का प्रकाशन किया था नामवर सिंह ने, और चौथे का प्रकाशन किया था कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश ने। तो ये चारों भी याद कर लेना। चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 1 का प्रकाशन 1939 में, भाग 2 का प्रकाशन 1945 में, भाग 3 का प्रकाशन 1983 में, भाग 4 का प्रकाशन 2002 में। शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद, नामवर सिंह और चतुर्वेदी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मजदूरी और प्रेम। इसके लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। इसमें इस निबंध में कुल 8 संग्रह हैं, 8 शीर्षक हैं। ये पूछा जाता है और क्रम से भी पूछा जाता है, तो इनको भी नोट करना। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये भी पूछा गया है क्रम से। तो पहले इसको देखते हैं। पहला निबंध है हल चलाने वाले का जीवन। पहला शीर्षक का नाम है हल चलाने वाले का जीवन। दूसरे में गलेरिया का जीवन। तीसरे में मजदूर की मजदूरी। चौथे में प्रेम मजदूरी। पाँचवें में मजदूरी और कला। और छठे में मजदूरी की फ़कीरी। और सातवें में सभ्यता का पालन करने वाली श्रम की धारा। और आठवें में है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। ये इंपॉर्टेंट है, क्रम से पूछा जाता है, तो आप नोट कर लीजिए। पहला हल चलाने वाले का जीवन, दूसरे में गडेरिया का प्रसंग है, तीसरे में मजदूर की मजदूरी है, चौथे में प्रेम मजदूरी, पाँचवें में मजदूरी और कला, छठे में मजदूर की फ़कीरी है, सातवें में समाज का पालन करने वाली श्रमधारा, सात से श्रमधारा और समाज, और आठवें में क्या? पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। इसको मैं एक कहानी से याद कराने की आपकी कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि याद हो जाए क्रम से। तो ऐसे याद आप, मैं बोलता हूँ, आप इमेजिनेशन कीजिए, आप सोचिए सिर्फ कि हल चलाओ। कोई एक किसान है, हल चला रहा है गड़ा कर, मतलब बहुत गहराई से। तो हल चला रहा है गड़ा कर। जो हल चलाएगा गड़ा कर, उसके बाद उसको मजदूरी मिलेगी। जब मजदूरी मिलेगी तो वो प्रेम से अपने कला को निखारेगा। और जब उसको मजदूरी मिलेगी प्रेम से, यानी देख रहे हो आप, मजदूरी मिलेगी उसको। जब हल चलाएगा गड़ा कर तो उसे मजदूरी मिलेगी। जब मजदूरी मिलेगी तो प्रेम से रहेगा। जब प्रेम से रहेगा तो अपने कला का निखारे करेगा। तो उसे जब उसका पैसा होगा, मजदूरी मिलेगी, तो फ़कीरी नहीं आएगी उसके अंदर। जब फ़कीरी नहीं आएगी तो अपने सभ्यता समाज का पालन करेगा। ऐसे याद कर लो। मैंने कोशिश की बनाने की, मैं फिर से बना रहा हूँ, आप सोचिए। मैं हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहले हल चलाते हैं गड़ा कर, तो हल चलाने वाला पहला गड़ा कर, गड़िया दूसरा है। तो हल चलाने वाला गड़ा कर, उसके बाद उसको मिलता है मजदूरी। जब मजदूरी मिलेगी तो वो प्रेम से रहेगा, प्रेम का प्रसंग है। फिर जब प्रेम से रहेगा तो अपनी कला को निखारेगा तो उसके अंदर फ़कीरी नहीं आएगी। कला से पैसा कमाएगा तो उसके फ़कीरी नहीं आएगी। जब फ़कीरी नहीं आएगी तो समाज भी अच्छे से चलेगा, समाज का पालन होगा। तो पश्चिमी सभ्यता। ऐसे याद कर लो। आई होप आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हो गया होगा तो आप अपनी ट्रिक बना लीजिए या फिर उसे रट लीजिए। बस कैसे भी करके रट लीजिए। ये पूछा गया है, शीर्षक की क्रम से लगी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, ये बात नोट कीजिए कि जो अध्यापक पूर्ण सिंह है, अध्यापक पूर्ण सिंह का जो मजदूरी और प्रेम है, ये ललित निबंध है। कैसा निबंध है? किस निबंध का प्रकार है? तो ललित निबंध का प्रकार है। इसके पात्र भी पूछ लेते हैं कभी कभी। जिल्दसाज किसका पात्र है? तो जिल्दसाज लिखने में टाइम लगता है, आप नोट कर लीजिए। जिल्दसाज ये मजदूरी और प्रेम के पात्र हैं। और बाग का माली, ये भी उसी के पात्र हैं। अब आइए आचार्य जो पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह, इनके बारे में कुछ इन्होंने कुल टोटल 6 निबंध लिखे। पूछा गया है कि एक मुझे याद आ रहा है कि उसमें शायद 36 लिखे थे, कि ऑप्शन में थे एक टर्म में, एक स्टेटमेंट की। इन्होंने 36 निबंध लिखे, नहीं 36 नहीं, इन्होंने टोटल 6 निबंध लिखे हैं। और 6 निबंध में ही इन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली है। इन्होंने मुख्यतः इंग्लिश में निबंध लिखे हैं। जैसे 6 निबंध कौन से हुए? जैसे मजदूरी और प्रेम तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, एक आचरण की सभ्यता हुआ, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, और अमेरिका का एक प्रसंग है। अमेरिका के शब्द करके कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से उन्होंने 6 निबंध लिखे। हाँ, इसमें पूछ देता है, अगर आपने पढ़ा होगा इसमें, तो इसमें एक प्रसंग है हल चलाने वाले, जो शीर्षक है उसमें प्रसंग है जिसमें गुरु नानक का कथन है कि भोले भाव मिले रघुराई। ये किस में कथन है? तो ये पहले वाले में कथन है, हल चलाने वाले में, भोले भाव मिले रघुराई। और मकान इनका बेमकान, ये किस शीर्षक का कथन है? तो गडेरिया कथन है। और इसमें ये नोट कीजिए आप, इसमें पूछा गया है कि किस शीर्षक में जॉन आर्क, टॉलस्टॉय, कबीरदास, रैदास, उमर खैयम, खलीफा उमर इत्यादि का उल्लेख किया गया। तो ये फ़कीरी, मजदूर की फ़कीरी वाले में इसमें उल्लेख किया गया, फ़कीरी में।
याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे मैंने बताया कि रैदास हुए, कबीर हुए, ये क्या थे, फ़कीर थे, ये इन्हें लेना देना कुछ नहीं था, तो फ़कीर से जाते थे फ़कीरी वाले में। अब अगला निबंध देखते हैं। अगला निबंध क्या है, अगला निबंध है शिव मूर्ति। शिव मूर्ति और प्रताप नारायण मिश्र इनके लेखक हैं, और कब रचना हुई थी, 1933 में इसकी रचना हुई थी। इस निबंध में टोटल 6 मूर्तियाँ बताई गई हैं। इस निबंध में टोटल 6 मूर्तियाँ बनाई गई हैं। एक पाषाण की मूर्ति, पूछा जाता है कि किस किस की हैं, तो पाषाण यानी पत्थर की मूर्ति है, धातु की मूर्ति हैं, और इसके बाद स्वयं मूर्ति, मृतिका यानी मिट्टी की मूर्ति, गोबर की मूर्ति है, पारे की मूर्ति है। तो 6 मूर्ति पूछी, आप नोट कर लीजिए, 6 मूर्ति पूछी गई हैं, पाषाण, धातु, स्वयं, मृतिका, गोबर और पारा। इस निबंध में काले, सफ़ेद और लाल रंग का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कोई अदर देगा, हरा दे देगा या पीला दे देगा, तो इनमें से किस रंग का उल्लेख नहीं है, तो आपको मालूम होगा कौन कौन से उल्लेख हैं। तो किस किस का उल्लेख है, सफ़ेद, काले और लाल रंग का उल्लेख है। हाँ, इसका भी अर्थ भी पूछा जाता है। सफ़ेद का अर्थ क्या है, सफ़ेद का अर्थ बताया गया कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है। तो आपने देखो सफ़ेद रंग एकदम वाइट, एकदम स्वच्छ होता है, तो परमात्मा शुद्ध है, सफ़ेद है, स्वच्छ है, तो ये इसका मतलब हुआ। काले रंग का उल्लेख क्या हुआ, इसमें काले रंग का बताया गया है, और काले रंग का मतलब क्या होता है, एक पक्का रंग होता है, इस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता है। आपने देखा अगर कोई काला रंग हो तो उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता है। और अगला है लाल रंग। लाल रंग का उल्लेख क्या है, रजोगुण का उसमें प्रतीक बताया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें शैव और वैष्णव के सामंजस्य करने का इसमें एक मादा दिखाया गया है। मादा में दृष्टिकोण। इस निबंध का एक प्रसिद्ध कथन है, जो अक्सर क्या नाम है एग्जाम में पीवाईक्यू में पूछा गया है। उसका कथन मुझे जहाँ तक कि थोड़ा याद आ रहा है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उसी पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। ये कथन पूछे किसका है, तो किसका है, शिव मूर्ति का है। इसके लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1933 में। अब आइए थोड़ा प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जान लेते हैं। पूछा गया है कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था उन्नाव में एक स्थान है बैसवाड़ा करके, वहाँ इनका जन्म हुआ था। जन्म मैंने आपको बताया था 56 इंच का सीना किसका होना चाहिए, प्रतापी का होना चाहिए। तो 1956 में इनका जन्म हुआ था। उन्नाव कानपुर के पास पड़ता है। और हाँ, कानपुर के बाद इनका जन्म उन्नाव में होता है, लेकिन ये पिता के साथ कानपुर रहने लगे थे आकर। तो जन्म पूछे तो उन्नाव, और पिता के साथ कानपुर रहने लगे थे। और वहीं से इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका निकाली थी 1883 में। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। और इनका जन्म उन्नाव के बैसवाड़ा में हुआ था, चूँकि ये पिता के साथ कानपुर में रहने लगे थे। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारतेंदु मंडल के एक सदस्य रहे हैं। इनका प्रसिद्ध नारा आपको याद होगा, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह एक ललित निबंध है। इससे पहले मैंने आपको बताया था ललित निबंध कौन है। अभी आपको वीडियो पॉज करके देखिए, आप बैक कीजिए, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। 1951 हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध है, और इस निबंध में टोटल 20 निबंध संकलित हैं। अब कैसे याद करेंगे, नाखून कितने होते हैं, 5 हाथ के, 5 दोनों हाथों के, 10 नाखून हाथ के और 10 नाखून पैर के, तो 20 हो गए। तो इसे याद कर ले ट्रिक से, 20 निबंध हैं। और किसमें, कल्पलता में इसमें प्रकाशित हुए थे, कल्पलता में संग्रहित है। कल्पलता एक टाइटल है, उसी में ही 20 निबंध संकलित हैं, उसमें से एक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रकार से याद करना आपको। ऐसे पूछते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार है, ये कथन गलत है या सही है, तो सही है। जैसे लिखा है ललित निबंध है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार है। यहाँ आपको एक बात बताना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि को समझ लूँ तो उनके निबंध को ही समझ सकता हूँ कि वे किस प्रकार के निबंध लिखे होंगे, तो मैं ऑप्शन से उनसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो उनका एक कथन है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यानी उनके साहित्य में मनुष्य एक केंद्रीय भूमिका में होगा, तभी तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसा उन्होंने निबंध लिखा है। तो ऐसे आप याद कर लें। ऐसे कोई निबंध ये में कोई पूछ दे कि ये कथन, तो अगर कोई मानवता संबंधित है तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ जा सकते हैं। जैसे उनका एक कथन भी है कि अल्पज्ञ पिता, इसी संदर्भ में, इसी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि अल्पज्ञ पिता बहुत बड़ा दयनीय जीव होता है। यह किसका कथन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका कथन है। आइए अब अगला देखते हैं। अगला कौन सा है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, कुबेरनाथ रॉय, 1973 में इसका प्रकाशन हुआ था। उत्तर 73 ऐसे याद कर लें आप।
इसमें क्या है, इसमें वर्षा ऋतु का अंतिम जो नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी का उसमें जिक्र किया गया है। और ये किस में संकलित है ये पूछे तो विषाद योग में, विषाद योग में संकलित है ये, विषाद योग में। और इस निबंध में तत्सम और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लीजिए। और ये चूंकि ललित निबंध में है तो ये भी ललित निबंधकार हैं। हाँ ये पूछते तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ये ललित निबंधकार हैं, ये पूछा जा सकता है। अगला कौन सा है, अगला है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 1974 में, विद्यानिवास मिश्र। अब इसके ट्रिक कैसे याद करेंगे, भीग रहा है, अगर भीग रहा है तो आप अपने निवास में जाइए, घर में जाइए, भीगने से बच जाएंगे, तो इसे इसे याद कर लीजिए आप। ये भी ललित निबंधकार है, ललित निबंध है। इस निबंध में कुल 17 निबंध संकलित हैं, विद्यानिवास मिश्र का है ये। तो विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध पूछे तो पहला निबंध है 1953 में, 1953 में इन्होंने लिखा था चितवन की छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, चितवन की छा उनका पहला निबंध है। और इनके निबंध में जो ज़्यादातर रहता है कि पुरानी पीढ़ी और जो आधुनिक पीढ़ी है इसका संघर्ष दिखाया जाता है। ये भी जैसे इसे मेरे नाम का बोर्ड भीग रहा है, इसमें भी दिखाया गया पुरानी पीढ़ी और जो आधुनिक पीढ़ी इसके बीच संघर्ष दिखाया गया है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति की जो व्यवस्था समस्या है वो दिखाई गई है। अगला निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह, 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी परंपरा की खोज जो निबंध संग्रह है इसमें टोटल 8 निबंध है, उसमें से एक है संस्कृति और सौंदर्य। और संस्कृति और सौंदर्य निबंध है ये आलोचनात्मक निबंध है, ये पूछा गया है किस प्रकार का निबंध है, यह आलोचनात्मक निबंध है, यह आलोचनात्मक निबंध है, ये नोट कीजिए आप। इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यह पुस्तक किसको समर्पित है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी को समर्पित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है, जैसे मैंने आपको बताया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के गुरु हैं, तो ये नामवर सिंह इनके शिष्य हुए और ये गुरु हुए, तो ये गुरु को समर्पित की थी इन्होंने। इस निबंध में जो गुरु हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो सौंदर्य दृष्टि है, इनकी जो सौंदर्य दृष्टि है इसका मूल्यांकन किया है, किसने, उनके चेले या शिष्य नामवर सिंह ने। अगला निबंध है उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय, 2012 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें गांव में शहरी संस्कृति का जो अनुचित हस्तक्षेप है इसका उल्लेख किया गया, जैसे नहीं जो शहर के लोग होते हैं और गांव में जाते हैं तो अंग्रेजी बोलने लगते हैं और कुछ उटपटांग सी जो हरकतें करते हैं, तो इसी का इसमें उल्लेख किया गया है। और निबंध संग्रह टाइटल का नाम भी यही है, उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर। इसमें टोटल 10 निबंध है, उसमें से एक है उठ जाग मुसाफिर। टाइटल का नाम है उठ जाग मुसाफिर, उसमें टोटल 10 निबंध है, उसमें से एक निबंध है उठ जाग मुसाफिर, ठीक है, याद करना है इस चीज़ को। और लेखक विवेकी राय हैं। और ये इसका प्रकाशन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका प्रकाशन किस में हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था साहित्य अमृत में, ये बहुत पूछता है, साहित्य अमृत में प्रकाशन हुआ था इसका। और ये भी पूछा गया है कि इस निबंध को लिखने की प्रेरणा विद्यानिवास मिश्र को किससे मिली है, तो इनको प्रेरणा मिली विद्यानिवास मिश्र से मिली है। विवेकी राय को यह निबंध लिखने की प्रेरणा इन्होंने लिखा है, इसके भूमिका में आप पढ़ोगे भूमिका, तो इसमें साफ साफ लिखा गया कि उन्होंने लिखा है कि इस निबंध को लिखने की प्रेरणा मुझे विद्यानिवास मिश्र से मिली है। उनका एक कथन है कि पराजय स्वीकार मत कीजिए, इससे इन्होंने प्रेरित होकर इन्होंने ये रचना लिखी थी विवेकी राय ने। और कब लिखी थी समझ लीजिए, 95 वर्ष के हो गए थे बीमार, 95 वर्ष हो गए तब लिखी थी उन्होंने इस टाइम। 95 वर्ष की बीमार टीचर का जगदीश बाबू है, उसके एक रूप में इसको उल्लेख किया गया है। तो जगदीश बाबू पात्र किस में है, ये उठ जाग मुसाफिर में ही है। इसमें निराला, कबीर, टैगोर इत्यादि कविताओं का उल्लेख किया गया है, ये भी आप नोट कीजिए इसका। हाँ ये नोट कीजिए आप, इसका एक प्रसिद्ध कथन है, शायद मुझे हल्का याद आ रहा है, जवानी की आंखों में, हाँ जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, यह पूछा गया है, पीवाई उतारे हैं, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है और बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश, ये किसका कथन है, तो उठ जाग मुसाफिर में। जाग यानी जागरण है, जागरण जहाँ में लग जाए, शब्द आपको दिख जाए, समझो ये किसका है, जागरण जहाँ आपको शब्द मिल जाए, ये उठ जाग मुसाफिर का है, कथन है, ठीक है। इसमें जगदीश बाबू पात्र हैं, तो जगदीश बाबू का एक कथन याद आता है, जगदीश बाबू का एक कथन याद आता है मुझे, उसका सेंस कुछ इस प्रकार से है, जैसे रात होती है तो सुबह होगा ही, तो मतलब कि जो रात होगी तो सुबह होगा, इस प्रकार से उसका सेंस है, तो आप अगर याद कर लें, ठीक है, तो हमारे निबंध होते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इनके परिचय को तो समझेंगे, निबंधकारों के परिचय को समझेंगे, कितने कितने निबंध लिखे, जैसे प्रताप नारायण मिश्र, इन्हें शुक्ल जी ने हिंदी का एडिशन कहा है। और जैसे मैंने बताया कि अब्र नाम से कौन रचना लिखता था, रसा नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र रचना लिखते थे, अब्र नाम से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है।
बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज लिखते थे। तो इस प्रकार से अब इनको हम जीवन परिचय इनका अगले वीडियो में करेंगे। तब तक मिलते हैं। जय श्री श्याम, धन्यवाद।